की वहां जो सरकार है, जो भगवंत मान, क्योंकि भगवंत मान ने भी समय मांगा हुआ है राष्ट्रपति से मुलाकात का, अभी तक मिला नहीं है, एक शुरुआती नोट इस पर आपका, राजू विलियम जी। जी धन्यवाद संजीव जी। भाजपा के लिए दो प्रदेश हैं जो बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। हालांकि तमिलनाडु और केरल की एक ऐसी चौकड़ी है जो इनके लिए चुनौती, और उनमें से पश्चिम बंगाल और पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा जहां पे ये काम हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में जैसे हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तो फिर भी थोड़ा बहुत इनके इनके पांव लगे हैं, लेकिन पंजाब में अभी तक बीजेपी की दाल जो है गल नहीं पाई, बावजूद इनके प्रयासों के। क्योंकि 2022 का अगर लें हम विधानसभा का चुनाव, तो मात्र 2 विधायक है इनके, और 2024 का लोकसभा का चुनाव, तो इसमें बिल्कुल इनको कोई सीट नहीं मिली है। हालांकि इनका वोट जो प्रतिशत है वो बढ़ गया था। जो कुछ बंगाल में हो रहा है उसकी शुरुआत पंजाब में ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो 7 सांसदों वाला घटनाक्रम हुआ है, और उनमें से किस तरीके से उनको ये अपने अपने पाले में खींचा, और किस तरीके का षड्यंत्र, जो अंदर जाके जो जानी पहचानी इनकी नीति है तोड़ फोड़ करने की, पार्टियों के भीतर घुस के उनको दो फाड़ करने की, जैसा कि पहले हो चुका है बाकी राज्यों में, तो ऐसा ही कुछ पंजाब में ये करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ये जो डराने धमकाने वाली है जो केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनके सहारे वो काम उन्होंने पंजाब में शुरू कर दिया। तो जो बंगाल में कर चुके हैं, और उसकी तो इतनी लंबी उसकी मिसालें हैं कि उसकी फेहरिस्त इतनी लंबी है कि वो मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, कि ऑलरेडी वो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ज्ञात है कि वो वहां पे क्या कर रहे। धन का, बल का, अपनी केंद्रीय सत्ता का जो है बल है, उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात है कि बिल्कुल वैसा ही जैसे को तैसा जवाब जो है, जो इनके हथकंडे हैं, उसी तरीके से इनको वो एक तरीके से इनको रिएक्ट किया जा रहा है वहां पे ममता बनर्जी की तरफ से। और अभी तक जो सामने आया, अगर हम पहले चरण का जो वोट प्रतिशत है देखिए, तो देखा जाए तो जो एक ट्रेडिशनल सेंस में, तो वो तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। हालांकि एक चरण का अगर हम टोटल ले तो 2021 में 82% के करीब था, तो लेकिन पहले चरण में ये 91% पे पहुंच गया। हालांकि जब 29 तो दूसरे चरण का राजू सर बंगाल पे आगे बात करता हूं। पहले ये जो मैंने पूछा कि ये पंजाब में क्या आप पा रहे हैं, उसी पे थोड़ा सा देखिए। पंजाब को समझने के लिए जो बीजेपी की रणनीति, जो मुख्य चुनौतीपूर्ण राज्य है, उनमें जो इनकी नीति अपनाई, क्योंकि वहां तो अपना ली है नीति इन्होंने, वो तो उसके बाद तो 2026 2031 में होगा। लेकिन जो पूरा इनका जो चरित्र है जो सामने आया है वहां पे बंगाल में, वो इसलिए मैं उसको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ऐसा ही कुछ करना जो है वो पंजाब में भी शुरू कर दिया है। उसकी जो झलक है वो हमें मिल गई है ये साथ। आप देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नबीन जी, वो एक इंटरव्यू देते हैं एक राष्ट्रीय चैनल को, और उसमें वो ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी एक अलग स्वरूप में पंजाब में चुनावी मैदान में उतरेगी। और उसकी एक उन्होंने बात की है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया। पंजाब में बहुत बड़ा इस बात पे संशय था कि ये इनका अकाली दल के साथ समझौता होगा नहीं होगा, तो वो बात उन्होंने क्लियर कर दी। अब वो स्वरूप क्या है, पंजाब में ये एक जिज्ञासा पैदा हो गई, चर्चा होने लगी, वो कैसा। बिल्कुल उसके अगले दिन ये 7 सांसद जो हैं वो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसको छोड़ जाते हैं, बिल्कुल दूसरे दिन। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो 7 सांसद गए हैं, ये क्या है, ये पार्टी को तोड़ने की एक जो एक गहरी जो साजिश है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन अभी ये सिर्फ इतना कर सकते थे क्योंकि वो राज्यसभा के हैं, उनमें से पंजाब के हैं भी, लेकिन पंजाब में उनका कोई जनाधार नहीं है उन सांसदों का। लेकिन वो दिल्ली से है, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं वो,
तो वो आसान था इनको, क्योंकि उसके बाद एक चर्चा जो है यहाँ पे चल पड़ी वो कि क्या अब विधानसभा में भी इस तरीके का कोई विभाजन होगा, कोई जो 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 विधायक हैं क्या वो भी इनके संपर्क में रहे हैं, जिनको बीजेपी, राघव चड्ढा और गैंग जो है इसके थ्रू जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला है कि जो इनकम्बेंट सरकार है उसको गैर लोकतांत्रिक तरीके से उसको तोड़वाना, और ये इनकी रणनीति, एक जानी पहचानी नीति रही है। तो अभी तक पंजाब में ऐसा हो रहा है, लेकिन जो ये पीछे पंजाब में दो तरीके की लड़ाई जो है बीजेपी छेड़ रही है। एक तो ये है कि ये जो सांसदों का इन्होंने अपनी तरफ इनको अपने पाले में खींचा, वो सिर्फ इसलिए, इसका पंजाब की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला देखा जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो भगवंत मान जी की सरकार है उसका ध्यान जो है वो भटकाने के लिए कि वो अपने पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल जो है ढांचा है उसको बचाने में लग जाएं। और ये जो 8-10 महीने चुनाव में बचे हैं, इसमें वो जो बहुत ही निर्णायक समय है किसी भी इनकम्बेंट पार्टी के लिए, तो इनकी तवज्जो जो है वो लोगों के अपनी 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 गवर्नेंस पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे ना रह के उसकी कॉज पे भटका के इनको इस तरफ लेके आया जाए, लेकिन इसका ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हर एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया एक प्रकृति का नियम है। तो इन्होंने ये तो कर दिया, लेकिन इन्होंने इस चीज को भांपने में बीजेपी असफल रही है कि लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक। तो जो सड़कों पे है, अब मैंने कल भी एक मंच से बोला था कि भाई जितने सांसद है उनके घरों के बाहर आम आदमी पार्टी के कारों पे लिख रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं, लेकिन इन सांसदों के बचाव में ना तो आम आदमी पार्टी के अंदर से, जिनको हम मान लें कि जो इनके संपर्क में है, ना तो वो, और ना ही मजे की बात यह है कि बीजेपी ने भी इनको अकेला छोड़ दिया है। और बीजेपी की तरफ से भी इनके, भाई आप तो बीजेपी के सांसद बन गए हैं ना वो, तो आपको कायदे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़क पे आना चाहिए उनके बचाव में। एक सिंगल यहाँ पर पूरे पंजाब में इनके बचाव में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये एक उनके लिए होना चाहिए, ये सांसदों के लिए भी एक किस्म की उनकी आंख खोलने वाली बात है कि हम चले तो गए हैं तो हमें बचाएगा क्या। हाँ, ये अलग बात है कि उनको इन्होंने सिक्योरिटी दे दी, जैसे हरभजन सिंह है, क्रिकेटर है, उनके घर पे इनको वाइस सिक्योरिटी जो थी पंजाब सरकार ने, उन्होंने वो वापस ले ली। इन्होंने वहां पे सीआरपीएफ के वो जवान, इतना ही ये कर सकते हैं। तो पंजाब में भी बड़ी असमंजस वाली जो स्थिति वो बनी हुई है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जो पश्चिम बंगाल में इनकी रणनीति पूरे खुले रूप से सामने आ चुकी है, उसी को ही ये पंजाब में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और पंजाब में ये मजे की बात यह है कि जब होता ना कि आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन जो है कि आगे क्या करे, कि क्या रणनीति है, लेकिन जो बंगाल में हो चुका है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या दूसरी विरोधी पार्टियों के लिए बड़ी अच्छी बात हो गई है कि उनको पता चल गया कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो उसके तरीके से वो अपने आप को तैयार करने वाली स्थिति में है पंजाब में, क्योंकि अभी जो है वक्त जो है बाकी बचा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका पंगा जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ पड़ा है ना, तो यहाँ पे इनका पंगा जो है वो केजरीवाल के साथ नहीं है, इनका पंगा भगवंत मान के साथ। भगवंत मान जमीन के नेता है। विरोधियों की नजर में मैं बोलता हूं बार बार कि आप भगवंत मान को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसको तो इन्होंने जो अगर उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि भाई ये तो दिल्ली के इशारों पे काम करता, दूसरा तो वो जो कसूर है वो अरविंद केजरीवाल और पार्टी का है उनका, कि वो दिल्ली में बैठ के, उनको पंजाब की कोई समझ नहीं है। तो अब परिस्थितियां ऐसी बनी है। नुक्ते की बात करूं, नुक्ते की बात यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें केजरीवाल के लिए ऐसा एक माहौल बन गया कि उसको पीछे हटना ही उसकी समझदारी है, ताकि भगवंत मान के लिए वो खुला मैदान छोड़े और भगवंत मान
बिना किसी मतलब भी अपने आजादाना तौर पे पंजाब को चलाए, पार्टी को चलाए, क्योंकि पंजाब की नब्ज को भगवंत मान से बेहतर कोई नहीं समझता है। तो ठीक। भगवंत मान जो है, ये एक अच्छी बात हुई वहां पे ममता बनर्जी। तो इस बार इनका जो टकराव वो भगवंत मान से होने वाला है। और भगवंत मान को ये मतलब वो मत समझे कि जैसे मर्जी उसको कर लेंगे। वो बंदे ठीक। ने सरवाइव किया है, पॉलिटिकली ठीक। ठीक। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। एक तो उस पर टिप्पणी कुछ करना चाह रहे थे आप, जो हम पूछ रहे थे केजरीवाल के जो लेटर है, उन्होंने जो कहा है जस्टिस स्वर्णकांता, जी हाँ, जी हाँ। वो भी प्लस। लेकिन जो बंगाल से जो चीजें निकल रही हैं, जो क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये कहीं बौखलाहट है, बीजेपी जिस तरीके से कहीं रिएक्ट कर रही है, ये हार का द्योतक है, ऐसा भी टीएमसी कहीं अपना जो ब्लेम कर रही है, अपना दावा कर रही है। टिप्पणी है आपकी दोनों तीनों पर, आप जो उस पर भी करना चाहेंगे देखिए तो आप क्या? बात ऐसी है कि पहले दौर की मेरी टिप्पणी थी, उसमें मैंने क्या बात बोली, मैंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की शक्ल में, उसके नेता ममता बनर्जी की शक्ल में बीजेपी को एक ऐसा प्रतिद्वंदी मिला है जो इनकी टैक्टिक्स, इनका नीति, इनकी इनकी जो रणनीति जो है, स्ट्रेटजी है, वो स्टेप बाय स्टेप इनको मैच कर रहा है, इनको जवाब दे रहा है। जी। जैसा ये करते हैं उसमें मतलब भी ड्रामेबाजी भी है, सब कुछ है, ये भी कर रहे हैं ना ड्रामेबाजी। उसमें माइंड गेम्स भी हैं, जैसे अभी आपने दिखाया वीडियो क्लिप नरेंद्र मोदी जी का, कि कह रहे हैं कि भाई बंगाल में ये आखिरी सभा है और मैं नतीजों के बाद यहाँ पे वो आऊंगा। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है, ये डर है या देखिए जो कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं ना, आत्मविश्वास, उसका बिल्कुल उल्टी साइड जो दूसरा पहलू वो होता है डर, आशंका। तो ये माइंड के, क्योंकि अभी एक चरण जो है 142 सीटें हैं, उन पे चुनाव होना है, तो ऐसी भाषा ये बोल लेंगे। और अभी चूंकि चुनाव अभी होना है, तो ये जो सांसद है जिस तरीके से वो लेट के जी मुझे मारा गया है, देखिए मार आप किसी ने आपको छड़ी मार दी तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन आप उस दर्द को कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ये तो आपके ऊपर है। उसका कोई आप देखने वालों को नहीं पता चलेगा, वो तो कहेंगे जी बहुत पीड़ा पीड़ा से बिल्कुल आ रहा है। तो उस चक्कर में ये दोनों पार्टी, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़ी देर से यह महसूस किया जा रहा था कि अगर बीजेपी को कोई चुनौती देनी है तो इन्हीं के तरीके से देनी। आप उनको सैद्धांतिक राजनीति के सहारे आप इनको नहीं पछाड़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ी है। और कांग्रेस के भीतर भी ऐसी आवाजें उठनी शुरू हुई थी कि भाई आप वैसा क्यों नहीं करते, वो हथकंडे क्यों नहीं, वो कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद वो कर रहे हैं और सबको ज्ञात है, और वो लगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो जीत रहे हैं। तो लगता है कि ये राजनीति जो है, इनके आने से उसमें एक अंदर एक डिजेनरेशन ऐसी आई जिसमें सिद्धांत की बात खत्म हो गई है, राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक नैतिकता वो खत्म हो चुकी है। तो उस लिहाज से टीएमसी जो है वही कुछ कर रही है, और यही चीज जो है बौखलाहट पैदा कर रही है बीजेपी के अंदर भी हमने इतना कुछ कर लिया, हमने वो सारे संस्थान जो हैं, हमने अपना इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर दिया, हमने केंद्रीय, हमारी जो सत्ता है, जितनी भी केंद्र को सत्ता होती है राज्यों के ऊपर, वो उनको दबा सकता है, वो सारी सत्ता वो वही बैठ के डीजीपी को बदल रहे हैं, वहां के मुख्य सचिव को बदल रहे हैं, सबको बदल रहे हैं, और वो ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं ऐसे वहां से जो इनके हैं। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि भाई अब इसीलिए ये मुश्किल हो गया है। अब मैं एक छोटी सी बात करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिहार का चुनाव हुआ, कितने सालों की वहां पे एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, और इस बार तो लग रहा था कि भाई इनका सुपड़ा साफ होगा। 1951 से अगर आप देखें जितने चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 66% इस बार हुआ ये बिहार के चुनाव में। तो कायदे से होना क्या चाहिए था कि भाई वो जो इनकम्बेंट पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इसको बदलाव का संकेत माना जाता है कि लोग सड़कों पे आए और वो इनको करना चाहते हैं। लेकिन हुआ उसके उलट कि वो वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी जो है उसके लिए वोट था।
अब आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कि पहले चरण की जो वोटिंग है, हालांकि इसका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इशारतन काफी, क्योंकि अंतिम जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बढ़ेगा 2021 के मुकाबले में। 2021 के मुकाबले में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो क्या वोट प्रतिशत अगर बिहार का हम मिसाल सामने ले, तो बढ़ने का मतलब है कि उसके बावजूद भी, बढ़ने के बावजूद भी जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, वो भी जीत सकती है, जैसे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड वहां पे जीता वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी। तो यहाँ पे मोदी साहब यह क्या बोल रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग के बाद मोदी साहब ने कहा कि ये एक संकेत है कि लोग सत्ता बदलने जा रही है, बंगाल के वोटर सत्ता बदलना चाह, वहां पे वोट प्रतिशत यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, उसको वो अपने अपने मान रहे हैं कि हमारे हक में फतवा मोदी जी मान रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये अंदाजा लगाना कि भैया ये वोट प्रतिशत, इसके आधार पर कैसे निर्णय लें, कैसे हम इसका विश्लेषण करें कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा अपनी एक इंट्यूशन पे कि जो सामने आ रहा है, हमें हमें उस पे अंदाजा लगाते हैं कि जिसमें ये माना गया है, जिस तरीके का तौर तरीका, जिस किस्म के लोग इनकी रैलियों में बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और जो भी इनकी सरकारी नीतियां रही हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, और उस सबसे बड़ी बात है कि वामपंथ जो है, जो कि 25 साल जिसने यहाँ पे राज किया, वो बिल्कुल ही आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पे, तो वो क्या ममता बनर्जी की वोट काटेगा या बाउंस बैक करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जहां पे 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, अरे भाई 5 साल में वो 77 होगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ममता बनर्जी की सरकार इतना बढ़ना, इसका मतलब है कि वो जो मुद्दा, आप सुनिए मेरी बात, आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए ताकि सुनने वालों को पता चले। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें एक निर्णायक रोल जो है, इतना बड़ा जंप जो है, वो है सांप्रदायिकता वाली इनकी राजनीति, हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति, वो है। आप देखिए कि बार बार ये घुसपैठी, अगर सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं ये मुद्दा होता, तो घुसपैठियां तो बड़ा एक सेक्युलर सी बात है, उसमें हिंदू बांग्लादेश से आए हैं, उसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है कि इन्होंने कहा कि घुसपैठ तो इसलिए ताकि इनके ऊपर वो हिंदू मुसलमान करने वाला लगे ना, दोष ना लगे। तो है तो वो मतलब जो एंटी मुस्लिम और प्रो हिंदू की बात कर रहे हैं ना, ये तो पार्टी जो 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 एक विभाजन समाज का किया है, और ये सबसे खतरनाक बात है, जीते चाहे ममता बनर्जी चाहे बीजेपी जीते वहां पे। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे जो सूचनाएं हैं, जो हमारे मित्र हैं जो बड़ी एक पैनी दृष्टि रख रहे हैं इसके बंगाल के चुनाव में, और बहुत से जो हमारे लोग पंजाबी लोग वहां पे रह रहे हैं, बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनका यह कहना कि ममता बनर्जी को एक एज है उनको, और ये 5-7% का फर्क है। तो क्या इसको वो मेंटेन करेंगी कि नहीं करेंगी। और दूसरा कि ये जो धन बल, जो गैर लोकतांत्रिक तरीके हैं, तो उनके चलते इस पूरे के चुनाव जो दृश्य है उसको बड़ा धुंधला बना दिया है कि आप एक उसमें पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प है हम लोगों के लिए, या लोगों के लिए भी इसका क्या होगा, क्या नतीजा होगा। एक तो ये बात पश्चिम बंगाल के सिलसिले में। दूसरा, मैं छोटी सी टिप्पणी जो है, ये जो आपने जोशी जी से सवाल पूछा था केजरीवाल को लेकर, अब केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के मैं अब सत्याग्रह। देखिए, ये जो पंजाब 7 संसदों वाला घटनाक्रम है, इसका और जो शराब घोटाले वाली नीति, जिसके जो आबकारी जो घोटाला है कथित रूप से, उसको लेके जो अंतिम फैसला है ना संजीव जी, और मुझे लगता है जोशी साहब सहमत होंगे, अंतिम फैसला राजनीति ने करना है, वो कोर्ट्स में नहीं होगा, कोर्ट्स में तो होने भी नहीं देंगे। ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि ये जो 7 सांसद है, जो 2/3 मेजोरिटी वाला लेके, जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो उनके मुताबिक तो है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन इनकी हो सकती सांसदों की।
लेकिन मैं कह रहा था कि ये लोकसभा स्पीकर कौन है, सॉरी चेयरपर्सन कौन है? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इनको मान्यता दे देनी है। अब दे दी। बात जाएगी कि जो विरोध है आम आदमी पार्टी, वो जाए सुप्रीम कोर्ट में लड़े वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट में जब तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कथित रूप से जो है इनका, तो आपको पता ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो जितना महीने फैसला आएगा तब तक तो इनकी टर्म पूरी हो जाएगी। तो ऐसा चलता रहेगा। तो ये राजनीतिक लाभ, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई इन्होंने राज्यसभा में अपना संख्या बल जो है वो बढ़ा दिया। अब फैसले को चुनौती देते रहे तब तक ये बीजेपी उसमें आ गई। बाकी रही बात कि ये जो केजरीवाल जो है अब पूरी तरह से वो घिर चुके हैं, और जिस वजह से वो घिरे हैं उसके लिए खुद जिम्मेवार है। जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की थी, एक उम्मीद जगाई थी, और लोगों ने उनको बिना मतलबी बिना शर्त जिसे कह रहे कि उनको समर्थन दिया, और कितनी बड़ी के कांग्रेस पार्टी इतने सालों से 15 साल से कांग्रेस कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी है, और दिल्ली में उसको पटक नहीं दे दी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने वो राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति, एक सैद्धांतिक राजनीति जो है, उसकी बजाय इन्होंने अपने आप को फिर उसी जो ढर्रे पे आ गए जो दूसरी पार्टियां करती थी, जिसके नतीजे की वजह से इनको इस बात का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो चलाया ना कि भाई जी खुद ही पेश होंगे जस्टिस स्वर्ण कांता जो हाई कोर्ट की जज है, जिनके जिनके जिनकी अदालत में सीबीआई ने जो है लोअर कोर्ट का जो फैसला इनके हक में आया था उसके खिलाफ अपील दायर की थी, और उसमें जो खुद जाके अपना केस लड़ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मूव थी। और देखिए कि वो जो जितनी देर अरविंद केजरीवाल जस्टिस के साथ बात, उसकी वीडियो जो है वो आई है। केजरीवाल ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो है, क्योंकि अदालत ने तो निर्णय मेरे पक्ष में नहीं देना, और बात सही भी है जिस तरीके से उन्होंने कहा जस्टिस स्वर्ण कांता ने कि नहीं मैं इस केस से नहीं हटूंगी, अगर मैं हटती हूं तो इसका ये अर्थ निकाला जाएगा कि मैंने दबाव में आके, तो जस्टिस स्वर्ण कांता जो है दबाव में आके नहीं, आपने वो जो अदालती मर्यादा है, कानूनी मर्यादा है, उसको सामने रख के आपने अपने आप को पीछे हटाना। इससे पहले भी बहुत से जजों ने बहुत से केसेस में रिक्यूज किया, ये पहली बार नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो करती है, उनको लगता है कि केजरीवाल ने जो मेरे ऊपर दोष, एक मिनट कि केजरीवाल जी ने मेरे ऊपर जो दोष लगाए हैं वो दोष जो है उनका सत्यापन हो जाएगा, वो दोष सही सिद्ध हो जाएंगे। 5000 से ज्यादा इनके बच्चों को केस, जो तुषार मेहता जो इस घोटाले में वकील है, सरकारी वकील है, उनके वो दोष सिद्ध हो जाएंगे। इनकी जो जा रहे हैं, ये जो आरएसएस से संबंधित जो है संस्थाओं के फंक्शंस में जा रहे हैं, वो दोष सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट में अपीयर होके केजरीवाल ने आपने एक पॉलिटिकल चाल जो है वो चली, और उसके बाद अब वो उसका दूसरा एपिसोड जो है, दूसरा सीन जो इसका हिस्सा था, वो ये था कि अपने आप को पुण्य स्थापित करने के लिए कि मैं एक आदर्शवादी नेता हूं, तो वो महात्मा गांधी जी का सहारा ले रहे हैं, सत्याग्रह का सहारा। इट इज अ वेलकम थिंग, मैं इसका स्वागत करता हूं कि भाई अगर आप उसी जगह पे आगे जहां से शुरू किया, यहां से शुरू कर, अगर दोबारा करोगे तो फिर वो गलतियां मत दोहराना जो पिछले 10 साल में आप लोगों ने दोहराई, केजरीवाल और उसकी पार्टी। जी।